नमस्कार। जीवन में दो तरह के लोग जो होते हैं, जो मैंने देखे हैं। एक होते हैं वह जिन्हें सब फॉलो करते हैं, जो सक्सेस है अपने जीवन में, जो किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जिन्हें लोग पढ़ रहे हैं, जिन्हें लोग देख रहे हैं। और एक वो होते हैं जो हम जैसे होते हैं, आम जनता से निकल के आते हैं, आम जनता में ही रहते हैं और आम जनता के बीच में ही एक सक्सेस का उदाहरण बनते हैं। ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, हमारे शहर में हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। भले ही सफलता छोटी हो या बड़ी, सफलता सफलता होती है। उस तक पहुंचना खुद में एक मेहनत का काम है। उस तक पहुंचने के लिए एक फोकस्ड व्यक्ति होना बहुत बड़ा काम है। इन सभी चीज़ों को एक व्यक्ति कैसे मैनेज करता है, किस तरह से अपने आप को उस एम तक ले जाने के लिए प्रयासरत रहता है, हम जानते हैं थाना कैंट में पदस्थ एसआई कन्हैया जी से। आइए मुलाकात करते हैं हम और उनसे डिटेल में जानेंगे कि पुलिस बनना क्या होता है, पुलिस के बाद क्या होता है और पुलिस तक पहुंचना, पुलिस की उस जॉब को पाने तक का जो प्रयास है वो कितना मुश्किल है, कितना आसान है। हम बात करने वाले हैं कन्हैया जी से। आइए। कन्हैया जी, सब इंस्पेक्टर के पद पर, कैंट थाना जबलपुर, कितना समय हो गया यहाँ पर? मेरा 2016 का रिक्रूटमेंट है। 17 में हमने ज्वाइनिंग की थी। जी हाँ। करीब 3.5 साल मैं सिंगरौली ज़िले में सेवाएं देने के बाद मैंने पिछले साल में जबलपुर आया और कैंट मेरा पहला थाना है जबलपुर का। लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अच्छा। तो कन्हैया जी, जबलपुर के मतलब आप प्रॉपर्ली कहाँ से बिलोंग करते हैं? जबलपुर में आज आप पदस्थ हैं, संगरूली से होके आए हैं, उसके पहले की कुछ जर्नी रही होगी कहीं से? सबसे पहले तो मैं गौतम अकेडमी को धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूँ कि ऐसे इंटरव्यूज़ जो होते हैं, पीएससी यूपीएससी के इंटरव्यूज़ काफ़ी दिखाते हैं, कई कोचिंग वाले दिखाते हैं, उनसे प्रेरणा तो मिलती है विद्यार्थियों को। लेकिन समस्या ये है कि प्रेरणा वो पढ़ाई के बारे में ले सकते हैं, लेकिन हर विद्यार्थी, हर व्यक्ति की चाहत एमपीपीएससी और यूपीएससी क्वालिफाई करके अफसर बनने की नहीं होती। कई छोटे पदों के लिए भी अपनी क्षमता और अपनी कैपेसिटी के आधार पे तैयारी करते हैं। तो कईयों के सपने और कईयों के जो चाहत होती है वो सब इंस्पेक्टर पद या उससे नीचे या इसके समकक्ष पदों पर जाने की भी इच्छा होती है। लेकिन अधिकतर फोकस हमेशा किया जाता है कि यूपीएससी पीएससी के कैंडिडेट्स की सफलता की कहानियाँ दिखाई जाएं। वो अच्छी बात है, उनके परिश्रम से उनकी वे ऑफ स्टडीज़ हमको सीखने तो मिलता है। लेकिन क्योंकि हम उस चीज़ में तैयारी नहीं करना चाहते हैं, तो हमको कई चीज़ जो है पढ़ाई के अतिरिक्त जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ की प्रेरणा नहीं मिल पाती है। तो गौतम अकेडमी में सबसे पहले धन्यवाद। मेरा नाम जैसे कि आकाश ने बताया कन्हैया चतुर्वेदी है। उप निरीक्षक के पद पर अभी वर्तमान में जिला जबलपुर के थाना कैंट में पदस्थ हूँ। मैं कटनी के एक छोटे से गांव तिलमन से बिलोंग करता हूँ। फिर उसके बाद मेरे पिताजी भी पुलिस में थे, वो एसएएफ में थे, तो जबलपुर आ गए थे। तो जबलपुर में मेरी स्कूलिंग और कॉलेज भी हुआ। स्कूलिंग यहाँ जॉनसन इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से हुआ है। और श्री राम इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2013 में डिग्री हासिल की। उसके बाद से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। मैंने कभी ऐसा करियर गोल नहीं बनाया था कि मुझे पुलिस में ही जाना है। मैं सोचा कि मैंने इंजीनियरिंग की है, कोई प्राइवेट नौकरी करके भी चल जाएगा मेरा काम, और वो करना भी चाहिए। और मेरे अधिकतर जो क्लासमेट्स थे कॉलेज के, स्कूल के, वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे, तो मैं भी गया। लेकिन मैं करीब एक प्राइवेट कंपनी में लगभग 4 महीने मैंने नौकरी की। फिर मुझे समझ में आया कि ये नहीं है जो मुझे चाहिए। वो संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक राह दिखाई दी कि एक दूसरा रास्ता शासकीय नौकरी, शासकीय सेवा में जाने का हो सकता है। जब मैंने शासकीय सेवा की तैयारी प्रारंभ की तो सबसे पहले मैं गौतम अकेडमी के बारे में मैंने सुना। सिद्धार्थ भैया से जाके मिला। उन्होंने मेरी काउंसलिंग की और कहा कि आपके हिसाब से आप एक बार उन्होंने सभी शासकीय सेवाओं के बारे में मुझे एक ब्रीफ दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को जब अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से तौला तो मुझे लगा सब इंस्पेक्टर मेरे लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है और मुझे यहाँ जाना चाहिए। तो फिर मैंने इसका पहला एग्ज़ाम दिया था 2015 में। अच्छा। और वो क्वालिफाई कर लिया था मैंने, लेकिन फिजिकल नहीं हो पाया था।
तो लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरा पोटेंशियल है, मैं ये एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर सकता हूँ यदि मैं इसमें थोड़ा और परिश्रम दूंगा, क्योंकि मैंने उस टाइम पे कह सकते हैं कि 100% ना देते हुए भी उसको क्वालिफाई कर लिया था। फिर मैं लग गया इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में और नेक्स्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट किया और सक्सेसफुली मैंने इसको क्वालिफाई कर लिया। और 2016 में मैं भर्ती हो गया था, मैंने जैसे बताया, और 17 में हमारी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो ये मेरी जर्नी थी। एजुकेशनल मतलब देखा जाए तो एक तैयारी होती है, किसी भी परीक्षा की अपनी एक तैयारी होती है। आपने ऐसा बताया कि आप सर से मुलाकात हुई, उन्होंने आपको ब्रीफ भी किया हर एग्ज़ाम के बारे में, हर चीज़ के बारे में। तो ये गाइडेंस तो मतलब एक कंडीशन पे आपको मिला कि आप जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, उसके पहले का भी कुछ गाइडेंस होता है। जैसा आपने बताया आपके पिताजी, आप घर में वर्दी बचपन से देख रहे हैं, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है जैसा आपने बताया। तो ये क्या उससे भी कुछ कनेक्ट करता है क्या कि आपको ऐसा ही, क्योंकि उन्होंने आपको सब नौकरी के बारे में बताया, मतलब लगभग सिद्धार्थ सर ने आपको सभी के बारे में बताया, लेकिन बचपन से भी कुछ दिमाग में तो रहा होगा कि पिताजी भी उसमें है, मुझे भी वही करना है। देखिए ऐसा है, कहते हैं एज फादर एज सन। मैंने हमेशा से बचपन से देखा तो है वर्दी वालों को हमारे घर में, दूसरी सेवाओं में भी, वर्दी की सेवाओं में, आर्मी में भी हैं लोग, और चाचा जी पैरामिलिट्री में सीआरपीएफ में हैं। लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप लोग भी वर्दी की जॉब में आओ। उनका कभी ये नहीं रहा, उन्होंने प्रेरित किया कि आप कुछ अच्छा कीजिए, परंतु वर्दी के जॉब में ही जाने के लिए कभी नहीं। फिर उसके बाद मैं जब कॉलेज में था तो मैं एनसीसी में भी था। तो एनसीसी में जब रहा तो वर्दी के प्रति एक चार्म जो वर्दी का था उसका मुझे भी बहुत अच्छा लगा वो। और अब ना चाहते हुए भी अपने आप जो है इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। फिर उसके बाद जब भैया ने बताया तो एक ये जो ऑप्शन था सब इंस्पेक्टर का, ये क्योंकि मेरे पोटेंशियल और क्षमता के हिसाब से ये जम भी रहा था मुझे, और ये मेरे को लग रहा था कि ये मैं कर सकता हूँ, इसलिए फिर मैं इसी ओर अग्रसर हुआ और इसको सफलता हासिल करने में सक्सेस हुआ। जी हाँ जी। देखिए क्या होता है, मैं जो वर्दी की एक नौकरी होती है, पुलिस की एक जॉब होती है, कहते हैं कि ये आम जनता के सबसे करीब होते हैं ये लोग। बाकी जो विभाग अगर आप देखें, आर्मी देखें या फिर किसी और तरह का कोई भी सरकारी विभाग देखें आप, जो जनता के सबसे करीब होते हैं वो पुलिस वाले होते हैं। हर तरीके से हम देखते हैं इस चीज़ को। तो जनता और पुलिस के बीच का भी एक संबंध जो रहता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे खट्टा मीठा चलता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। किसी का, मेरा एक्सपीरियंस कभी अच्छा रहा है कभी बुरा रहा है, किसी का एक्सपीरियंस कभी अच्छा ही रहा होगा। आप जब इस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं थे, आप जब इस जगह पर नहीं थे, एक पुलिस का आपके सोच में जो नक्शा बना हुआ था कि पुलिस कैसी होती है, पुलिस आखिर मतलब हर जगह क्यों चिल्लाती रहती है, हर जगह क्यों पकड़ती रहती है, कभी क्या पैर से बात नहीं कर सकती, जो एक माइंड सेट होता है लड़कों का, नए लड़कों का खासकर, जो रात में भी घूमते हैं, जो सब चीजें रहती है, और पुलिस वाले बनने के बाद और उस माइंड सेट में, इन दोनों का फर्क क्या है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। पुलिस में नहीं आने से पहले मेरे घर में, जबकि मैंने बताया कि वर्दी से रिलेटेड जॉब में सब थे, पुलिस में भी थे, तो लेकिन उसके बाद भी एक पुलिस का डर मेरे अंदर था। जैसा कि अभी जो दूसरे लड़के करते, जब हम लोग सड़कों पे होते हम भी करते थे, हम बाइक्स पे जाते थे, अगर दूर पुलिस की कोई चेकिंग लगी है तो हम भी अपनी गाड़ी मोड़ देते थे। और लगता था कि अगर मान लो वाहन चेकिंग के दौरान कभी फंस गए तो लगता था कितने बड़े झमेले में हम फंस गए हैं, जबकि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब तो मेरा रोज़ का काम है, जैसे कि वो लगभग रोज़ का ही काम है, तो वो मेरे अंदर भी था, मैं भी आम लड़के की तरह ही था। लेकिन जब ये पब्लिक और पुलिस रिलेशनशिप की बात आती है तो सबसे बड़ा समस्या आती है यहाँ पर। जो पब्लिक है, पब्लिक की पुलिस के प्रति एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, और उस एक्सपेक्टेशंस को पुलिस मीट भी कर सकती है, नो डाउट, वो बिल्कुल सक्षम है और उसका कर्तव्य है। लेकिन समस्याएं आती हैं बहुत सारी, जैसे कि हमारे पास मैन पावर की कमी है, मशीनरी की कमी है, और जो आम जनता है वो उसकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती हैं कि मोबाइल भी अगर उनका गुम गया, भले उनकी लापरवाही से गुमा है, उनको ये लगता है कि पुलिस उसको ढूंढ देगी। हाँ, ढूंढ भी देगी, परंतु क्या होता है कई बार अपनी लापरवाही या अपनी गलतियों का भी जो सबब है वो
पुलिस पे डाल देते हैं लोग। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, जिसकी भैंस मर गई या गुम गई उसको वही इंपॉर्टेंट है, और जिसके घर का कोई सदस्य चला गया वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है काम। इसके अलावा बहुत सारे, देखिए, क्योंकि आपने बोला डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग के अलावा भी मेरी कोई बहुत ऊंची रैंक नहीं है, हम नॉन गजेटेड ऑफिसर्स कहलाते हैं, तो हमारे ऊपर वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। पब्लिक डीलिंग तो डायरेक्ट थानों में होती ही है। इसके अलावा मीडिया और पॉलिटिक्स भी डायरेक्ट इन्वॉल्व रहती है पुलिस के मामलों में। तो हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं और कुछ सीमाएं होती हैं, जिसके कारण हम कई बार अपने क्षमताओं के अनुरूप परिणाम नहीं दे पाते हैं। तो पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ ये है कि एक्सपेक्टेशंस जो है पब्लिक को बहुत हाई होती हैं, जिसके कारण कई बार एक्सपेक्टेशंस हम मीट नहीं कर पाते हैं पब्लिक की, उसके कारण समस्या आती है। और हमको जब हमारा जो मुख्य कार्य होता है एज अ पुलिसमैन, वो होता है कि हमारे क्षेत्र की कानून व्यवस्था को मेंटेन करके रखना। तो कानून व्यवस्था मेंटेन मतलब ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी हमको कई बार ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं जिसमें से उनको जो है अच्छा नहीं लगता, पब्लिक को नहीं लगेगा ऑब्वियसली कई चीज़ें। अब जैसे कि कोरोना काल में हमको सबको मास्क पहनने की हिदायत देनी थी, अगर वो नहीं पहनते तो उनको चालानी कार्रवाई करनी थी। अब इस दौरान में कई बार हमारे अपने परिचित भी उसमें आते हैं, उस दायरे में आ जाते हैं, कभी भूल हो जाती है। तो उस समय पर जो है, अब हम मान लो अगर अपने परिचित अपने परिजन की भी नहीं मदद कर पा रहे हैं तो हमारे परिजन भी हमसे नाराज हो सकते हैं। तो ये होता है एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन को मीट ना कर पाना। हम अपनी ड्यूटी में जब हैं तो कई बार ऐसा समय आता है कि हम अपने करीबियों को भी मदद नहीं कर पाते हैं। और मदद हम तो कानून के दायरे में ही मदद कर सकते हैं, हमारी वही सीमाएं हैं, कानून हमारी सीमा है, हम संविधान से बंधे हैं, हम कानून से बंधे हैं। तो जब इन चीज़ों के दायरे में हम चीज़ को सोचते हैं तो कई बार जो है वही एक्सपेक्टेशंस वाली बात है। तो जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है पुलिस से बहुत हाई है, और उस चीज़ को हम मीट नहीं कर पाते। भ्रष्टाचारी के आरोप बहुत लगते हैं पुलिस पे। कई बार ऐसा होता भी है, लेकिन जितना आरोप लगाए जाते हैं और जितना पब्लिक में इसका छवि बनी हुई है, उससे मुझे लगता है कम से कम 60-70% तो गलत है। हो सकता है 10-20% सच हो, कहीं कहीं ऐसे होते हैं लोग, लेकिन हाँ, वो हर फील्ड में मिलेंगे आपको, सिर्फ पुलिस नहीं है। मुझे आपसे एक चीज़ छोटी सी जाननी है। ये कुछ नए हमारे युवा हैं आज में, उनका भी एक मन है कि वो भी वर्दी पहने, देश सेवा का एक है कि हाँ भाई मुझे भी वर्दी पहनना है, जाना है, वहाँ जॉब करनी है, तैयारी भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, कंटिन्यू है, कोचिंग वगैरह सब चल रही है। तैयारी में, कोशिश में एक छोटा सा वो जो आता है ना कि बस सिलेक्शन होते होते रह जा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कोशिश 3 साल से कर रहे हैं, चीज़ें वैसी नहीं हो पा रही जैसी हम सोच के चल रहे थे। क्या होता है ये ऐसा? मतलब आपको मेरे ख्याल से 1 या 2 साल के बीच में सिलेक्शन हो गया था जब आपने तैयारी शुरू की थी, इसको थोड़ा गाइड करिए। सबसे पहले तो ये है, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस को समझना, वो सभी बोलते हैं सिलेबस को समझना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप देखिए, जैसे कि सब इंस्पेक्टर की बात अगर करें, आप मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इसमें 35% वेटेज हिंदी का है, हिंदी सब्जेक्ट का। मैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम से आता हूँ, फिर भी अगर आपको अगर इसमें जाना है तो हिंदी आपको आनी चाहिए। फिर 35% वेटेज है, तो बहुत ज़्यादा वेटेज कहलाता है। इतना वेटेज जीएस का भी नहीं है। तो 35% अपना हिंदी एंड 15% इंग्लिश मिला के 50% हो जाता है। तो ये 50% में अगर आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, हिंदी और इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट है जितना जीएस भी नहीं है इसमें, क्योंकि जीएस के पेपर में जीएस, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स मिलाकर 50% बनता है। तो मुझे नहीं लगता 35% उसमें जीएस का भी वेटेज है। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा, फिर उसके हिसाब से हमको तैयारी करनी होगी। बहुत सारे सिलेबस के हिसाब से बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, कोचिंग्स हैं, नोट्स हैं, आजकल ऑनलाइन भी पढ़ाई हो रही है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो जब तैयारी की बात करूंगा तो आपको वेटेज के हिसाब से सबसे पहले तैयारी करनी है। और दूसरी बात, सब इंस्पेक्टर लेवल तक के अगर एग्जाम्स आपको क्लियर करना है, आपको वर्दी हासिल करनी है। वर्दी में किसी भी जॉब में जाओ तो फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लो अगर इसमें आप 200 नंबर का पेपर होता है, प्रीलिम्स बोलें या फिर वो मेंस बोलें, एक ही पेपर होता है, 1 स्टेज है रिटन एग्जाम। तो उसमें वो 195 भी ले आए, और अगर आप फिजिकल नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो वो 195 आपके
कोई मतलब कोई के मतलब के नहीं है। तो इसलिए इसमें ओवरऑल पर्सनालिटी चाहिए। आपको पढ़ाई भी करनी है और ग्राउंड पे भी आपको बराबर का वक्त देना है, क्योंकि फिजिकल इतना आसान भी नहीं है ना। और 195 एक व्यक्ति लाए 200 में से और फिजिकल भी क्वालिफाई कर जाए, ऐसे 1% मुश्किल से लोग होते होंगे। क्योंकि जो हो सकता है जो ग्राउंड में बहुत अच्छा हो वो पढ़ाई में बहुत अच्छा ना हो। तो इसके लिए हमको एक संतुलित पर्सनालिटी चाहिए, एक बैलेंस पर्सनालिटी चाहिए, जो रिटन मतलब जो मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से बड़े परफेक्ट हो, बहुत फिट हो। तो सबसे पहले अगर इस जॉब्स में आना है तो आपको फिजिकली मेंटली देखना पड़ेगा। और सबसे पहली जब बड़ी बात, जब ये आप बोलते हैं कि बहुत करीब से रह रहा है, तो किसी ने कहा है कि द बिगेस्ट डिफीट कम्स जस्ट बिफोर योर बिगेस्ट विन। तो आप अगर बहुत करीब से रह जा रहे हैं तो ये आप समझ जाइए कि आप उस चीज़ के पास पहुंच चुके हैं, उसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आप अपना एफर्ट मत छोड़िए। और आजकल जो सबसे बड़ी समस्या मैं विद्यार्थियों से मिलता रहता हूँ, मेरे आसपास भी हैं, मुझसे लोग पूछते रहते हैं, ये वीडियो तो अभी शूट हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि लोग इसमें हतोत्साहित हैं और डिप्रेस्ड हैं कई लोग के वैकेंसी नहीं आ रही बहुत दिन से। देखिए वैकेंसी का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपको वो नहीं सोचना है जो आपके रीच के बाहर है। वैकेंसीज तो आएंगी ही जब आना हो, क्योंकि यहाँ पदों की कमी तो है, पदों को भरना भी है, और तो उस हिसाब से वो आनी ही है। लेकिन अपन को इतना तैयार रहना है कि वो आए और अपना सिलेक्शन पक्का है। जैसे कि जब मैं पहली बार मैंने बताया कि मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया था, मैं दौड़ में रह गया था, तो उसके बाद लेकिन मैंने ये बन मला लिया था कि ये मेरे से एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। मुझे ये आ गया था आत्मविश्वास, ये सबको आ जाता है। अपने आप को जो समझ सकता है, अपने पोटेंशियल को, क्षमताओं को जो जानता है, अपनी रीच को जो समझता है, वो समझ सकता है कि हाँ ये मेरे से हो सकता है। तो वह जब हो सकता है वो चीज़, तो उसके लिए इतना तैयार रहो कि बस नोटिफिकेशन आने की देरी हो। तो जिस दिन से नोटिफिकेशन आया था उस दिन से, मतलब उस दिन रिटर्न भी नहीं हुआ था और मेरी तैयारी भी उस लेवल की नहीं थी, लेकिन मेरे को ये था कि इसमें से ये जो पोस्ट आई उसमें से एक पोस्ट मैं अपनी बना लूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास होनी चाहिए। और बाकी चीजें जो अपने कंट्रोल में ही नहीं है उसके बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है ना। और आप सिलेबस देखिए, आप फिजिकल और रिटन दोनों साथ में लेके चलिए, है ना। और ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। देखिए पीएससी वाले आते हैं, उनके रैंकर्स, उनकी रैंक बताई जाती है कि रैंक ये है। यूपीएससी वाले आते हैं, रैंक, वो पढ़ाई के लिए आपको बिल्कुल मोटिवेट कर सकते हैं और आपका वो लक्ष्य है तो आप बिल्कुल उनको फॉलो करके उनके फुटस्टेप्स पे चल के जा सकते हैं। लेकिन ये इनिशिएटिव मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब इंस्पेक्टर लेवल के व्यक्ति को भी बुलाकर उसके अनुभव पूछ रहे हैं कि उसने कैसे तैयारी की और कैसे वो एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। तो ये मुझे लगता है जो खासकर इस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, हमारी फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन होगा। और सबसे अच्छे, मैं विद्यार्थियों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर देखिए हर जॉब की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत भारी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी भी हैं, पुलिस भी है। लेकिन पुलिस के साथ जिम्मेदारियों के साथ सबसे बड़ी चीज़ जो जुड़ जाती है वो सेक्रीफाइस जुड़ जाता है। सेक्रीफाइस किस तरीके का? सेक्रीफाइस ऐसा कि आपको संडे नहीं है, आपको सैटरडे नहीं है, आपको त्योहारों में और ज़्यादा ड्यूटी करनी है। सही बात। आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट इसीलिए लिया जाता है कि कई बार आपको 18-18, 20-20 घंटे हो सकता है सड़कों पे खड़े रहना पड़ जाए। जी हाँ, जी हाँ। ऐसी चीज़ें आ जाएं, ऐसी इमरजेंसीज आ जाएं, कोई भी इमरजेंसी आएगी तो सबसे पहले फ्रंट लाइन पे आप खड़े होंगे। तो अगर आप जिम्मेदारियां, तो ठीक है हर जॉब की जिम्मेदारियां हैं, एक संविदा की भी जिम्मेदारी, एक प्राइवेट नौकरी करने वाले की भी जिम्मेदारी है और शासकीय सेवकों की अलग जिम्मेदारियां हैं। तो शासकीय सेवकों में भी जो वर्दी वाले जॉब्स हैं, है ना, मैं सिर्फ पुलिस को नहीं बोल रहा, लेकिन पुलिस, जब सिविल पुलिस की बात आती है तो फ्रंट लाइन है। मतलब आपकी पैरामिलिट्री और आर्मी भी बाद में आएगी। मान लो कहीं दंगे भड़कते हैं तो आप सबसे पहले आप खड़े होगे, कहीं टेररिस्ट अटैक होगा, आप मुंबई हमलों में देखिए, भले हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे मुंबई पुलिस के पास, लेकिन वो 303 से लड़ रहे थे, उनकी AK-47 से लड़ रहे थे। तो सबसे पहले हमको झेलना है उस चीज़ को। तो वही चीज़ है। अब कोरोना आया तो कोरोना में सबने वर्क फ्रॉम होम कर दिया या सब घर में रहे, लेकिन हमको रोड पे काम करना है। तो अगर आपका देखिए ये एक चार्म वर्दी का अलग दिखता है, 2 स्टार लगे हुए हैं और रॉब भी दिखता होगा, ये देखने की चीज अलग है। ये देखने की चीज, जब आप अंदर आ जाओगे विभाग के तो आप जब जिम्मेदारियां और सेक्रीफाइसेस देखोगे, सही बात, तो हो सकता है आपका मन जो है वो थोड़ा सा बदल जाए, मन बदल जाए। और ये ऐसा जॉब है, इसमें पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो लोगों ने जॉब छोड़े हैं और बहुत सारी समस्या, आत्महत्याओं के भी बहुत सारे आपको मामले मिल जाएंगे। तो स्ट्रेस लेवल भी है, जिम्मेदारियों से स्ट्रेस लेवल आता है, स्ट्रेस लेवल जो है वो है ही।
वो तो हर जॉब मैंने बोला कि जिम्मेदारियां हैं, स्ट्रेस लेवल है, लेकिन ये जो सेक्रीफाइसेस होते हैं, आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते, आपको संडे सैटरडे नहीं है, आपको जब सबसे ज़्यादा फैमिली की ज़रूरत, देखो फैमिली के साथ आप दूर रह ही रहे हैं, और फैमिली की सबसे ज़्यादा आवश्यकता, सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब होती है? जब त्योहार होते हैं, जब तीज होती है, तीज त्योहार होते हैं, इसके अलावा सैटरडे संडे तो सबको लगता ही है ना, शासकीय हॉलीडेज होते हैं तो लगता है। तो ये वाले जो सेक्रीफाइसेस हैं, अगर इस सब के लिए आप तैयार हैं तो बिल्कुल ज़रूर आइए। आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होना चाहिए, खासकर इस जॉब के लिए। इससे ऊपर के गजेटेड पदों के लिए आप जाना चाहते हैं, पीएससी की तैयारी, डीएसपी बनना चाहते हैं, यूपीएससी से आप आईपीएस बनना चाहते हैं, बिल्कुल उसमें इतना एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी उसमें भी चाहिए। लेकिन इसमें जो दौड़ा भागी है, जो बाहरी और भीतरी दोनों संभालना है, वो मुझे लगता है सब इंस्पेक्टर लेवल तक, इंस्पेक्टर लेवल तक ये बहुत है। आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, आपको मीडिया के साथ रूबरू होना, आपको वरिष्ठ अधिकारी और जनता, पब्लिक मैंने बोल दिया, पॉलिटिशियंस, इन सबके साथ मिला के आपको चलना पड़ता है। कोई भी मामला आता है, सभी के होने चाहिए, कोई भी मामला हो, छोटा सा भी मामला हो, तो ये चारों चीज आपको आएगी। पब्लिक आपके पास आएगी रिपोर्ट लेके, पब्लिक का सपोर्ट होगा पब्लिक को, फिर पॉलिटिशियंस का सपोर्ट भी होगा पब्लिक को, मीडिया की भी जो सहानुभूति है वो पब्लिक की तरफ रहेगी, और वरिष्ठ अधिकारी तो फिर इसके बाद आपको इतने प्रेशर्स के बाद कानून के हिसाब से, कानून के मुताबिक कार्य करना पड़ता है। हम और फिर उसके बाद डीलिंग भी करनी पड़ती है, उनको टैकल भी करना पड़ता है। तो आपको तार्किक रूप से बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ता है। तार्किक मतलब मेंटल तो चाहिए ही आपको। दौड़ भाग जब होगी तो वो दौड़ भाग अलग है। कन्हैया जी, आपने सेक्रीफाइस की बात की, पुलिस का सेक्रीफाइस, एक मेहनत, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक मैसेज भी रहा उसमें कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपकी एक बात को, मेंटल स्टेटस। ये एक समझ लीजिए जो पुलिस में नहीं है, जो किसी दूसरी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, या किसी सरकारी विभाग में है, अलग से किसी कंडीशन पे काम कर रहा है। मेरे घर में भी मेरे पिताजी सरकारी विभाग में है। ये जो मेंटल स्टेटस होता है, इसको कंट्रोल कर पाना, क्योंकि इनका एक रूटीन अजीब होता है, जहाँ तक मेरे को समझ में आता है। इनका एक रूटीन ऐसा होता है कि इनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता, ये अपने हेल्थ के लिए समय नहीं निकाल पाते, ये 10 मिनट ध्यान नहीं कर सकते, मतलब एक डेली रूटीन में आ जाता है। धीरे धीरे शारीरिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ये शुरू होता है मेंटल स्टेटस से, लेकिन जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व की इस चीज़ को। लेकिन पुलिस वालों के साथ इस कंडीशन में ये रहता है कि इनको कम से कम अपना एक फिटनेस के लिए समय मिलता है, कुछ तो मिलता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को जानकारी में है, जितना हम एक बाहर के नागरिक होने के हिसाब से जान सकते हैं। ये दो चीज़ें, एक तो मेंटल स्टेटस और एक फिजिकली खुद को स्ट्रांग रखना, दोनों चीज़ें एक साथ एक ही टाइम पे कैसे, कितना पॉसिबल है? फिजिकल की जहाँ तक मैंने बात करी, फिजिकल मैं तैयारियों तक सीमित रखूँगा, क्योंकि फिजिकल के लिए जैसे आप बोल रहे हो कि टाइम मिलता है, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। अच्छा। खासकर थानों के जो कार्य प्रकृति है, उसमें तो समय फिजिकल के लिए क्या, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी आधा एक घंटा निकालना बड़ा मुश्किल होता है। फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप फैमिली को ये प्रॉमिस करके नहीं जा सकते सुबह के बेटा हम शाम को आएंगे तो अपन मूवी देखने चलेंगे। हो सकता है कोई मामला ऐसा फंस जाए कि आप ना जा पाए। तो फिजिकल का मैं जो बोल रहा था वो तैयारियों तक बोल रहा था कि तैयारी जब आप करें तो फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ें रखें। बाकी मेंटल आपको तो रहना ही है, फिजिकल के लिए बड़ी मुश्किल से समय निकालना पड़ता है। अगर थानों में आप पदस्थ हैं तो थानों का जो कार्य प्रकृति है, कभी सुबह है कभी शाम है, एक निश्चित रूटीन नहीं है। बाकी जैसे या कोई भी जो जॉब है उनका एक कार्य सीमा होती है, कार्य समय होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक। आप अपनी लाइफ उस कार्य शुरू होने से पहले कुछ प्लान कर सकते हैं और छुट्टी के बाद कुछ प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसमें यही है कि 24 घंटे जो शेड्यूल है, और 24 घंटे में आपको 24 घंटे नहीं करना है कार्य किसी विशेष परिस्थिति के अलावा। लेकिन ये है कि आपको 24 घंटे कार्य ऐसे करना है कि आज अगर आप 8 घंटे सुबह कर रहे हैं तो कल फिर आपको 8 घंटे शाम करना पड़ेगा, फिर जो बचे हुए 8 घंटे वो करने पड़ेंगे अलग से। तो ये जो है ये एक निश्चित रूटीन के अंतर्गत नहीं आता। तो निश्चित रूटीन नहीं है तो आप नहीं उसको वो कर सकते। मान लो अगर आपने कुछ ऐसा प्लान किया कि मैं सुबह दौड़ने जाऊँगा, फिजिकल फिटनेस मेरे को बना के रखनी है, तो सुबह ये दौड़ने जा सकता है जिसका एक निश्चित समय है कि 10 बजे मेरे को जाना है और 7 बजे मैं लौट आता हूँ। तो 10 बजे के पहले कर सकता हूँ या 7 बजे के बाद मैं कर सकता हूँ। परंतु पुलिस में ये नहीं है, क्योंकि आपको सुबह कई बार मॉर्निंग गश्त करनी पड़ जाएगी, प्रभात गश्त करनी पड़ जाएगी, कभी नाइट गश्त करनी पड़ जाएगी, तो कभी सुबह समय नहीं मिलेगा, कभी रात को नहीं मिलेगा, कभी दिन को नहीं मिलेगा। तो समस्या ये है, फिजिकल के लिए बड़ा कम टाइम मिलता है थानों की नौकरी में। लेकिन अगर आप इतने प्रतिबद्ध हैं
कि आपको फिजिकल फिटनेस बना के रखनी है तो निकाल सकते हैं आप 1 घंटा आधा घंटा किसी तरीके से, लेकिन ये है कि आप अपने रिस्क पे निकाल रहे हैं, ये है। तो मेंटल तो स्ट्रांग होना ज़रूरी है, लेकिन फिजिकल का जहाँ तक बात है तो जॉब में आने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आप देखते होंगे इतना फिजिकली रहते नहीं है। फिजिकली, हाँ। अगर आप एक आर्मी वाले या पैरामिलिट्री वाले नए लड़के की, नए रिक्रूट की तुलना पुलिस वाले से करें तो फिजिकल में वो किसी मामले में कम नहीं होता, लेकिन फिर कार्य प्रकृति ऐसी हो जाती है पुलिस वालों की कि वो फिजिकल में उन फोर्सेस के मुकाबले बहुत पीछे हो जाते हैं सिर्फ इसी के कारण। कभी खाने का शेड्यूल नहीं है, सोने का शेड्यूल नहीं है। खाना सोना बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस के लिए। खाने का शेड्यूल नहीं है, जब खाना मिल रहा है तब खा ले रहे हैं, जब टाइम मिल रहा है तो सो ले रहे हैं। तो ऐसी प्रकृति का जॉब है, इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप इस सब चीज़ के लिए तैयार हैं, इन सब चुनौतियों के लिए तैयार हैं, ऐसे सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, तभी आप आएँ। सेक्रीफाइस की बातचीत चल रही है और अभी पिछले 1-2 साल से जो पुलिस का सेक्रीफाइस चला आ रहा है, जो देखा जा रहा है, मैं सीधे आपसे जानना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा है पिछला आपका? ये जो पिछले 2 साल कोरोना वाले थे, जी हाँ, ये तो सही में काफ़ी चैलेंजिंग रहे। सभी अपने घरों पे रहे और हम सड़कों पे नौकरी करते रहे और हमारे कई कर्मचारी अधिकारी संक्रमित भी हुए और कुछ उनमें से कुछ की डेथ भी हुई। बड़ा निराशाजनक था, लेकिन फिर भी हम लोग अपना मोरल अप करके लगे रहे सड़कों पे। मुझे भी लगता था कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आता है एक लेवल पे, लगातार लगे रहना, धूप छाए बरसात कुछ नहीं देखना, 24 घंटे लगे रहना। फिर एक फ्रस्ट्रेशन आता है। फिर जब सोचते हैं कि यदि आप ये सोचिए कि अगर पुलिस ना हो, सबको मालूम है, पूरी जनता को पता है कि भयावह वायरस है और हम किसी से मेल मिलाप करेंगे, इकट्ठे होंगे, साथ में बैठेंगे उठेंगे तो ये फैलने का खतरा हमको भी हो सकता है। लेकिन वो बाहर ना निकलने का सबसे बड़ा कारण पुलिस ही था कि पुलिस उनको बार बार बोल रहा है कि आप अंदर रहिए। अगर पुलिस हट जाती तो भले उनको ये चीज़ मालूम है, लेकिन उसके बाद भी उनने पुलिस के ऊपर छोड़ रखा है मेंटली कि पुलिस वाले, कोई चीज़ हो रही है, अगर पुलिस वाले आ गए तो अंदर, नहीं तो हम बाहर रहेंगे। अच्छा, इतना होने के बाद भी क्यों फैल रहा था? सिर्फ इसीलिए लापरवाही थी उनकी। तो चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन आप जब सोचते हैं कि भाई हम नहीं करेंगे तो कौन। जब आप इस सेवा में आए थे, आपको शपथ दिलाई गई थी, जब हमारी पीओपी होती, शपथ दिलाई जाती है, तो सर्वोपरि जनता है, जनता का और कानून व्यवस्था। हम लोग कानून व्यवस्था के लिए आए हैं। आपको नहीं निकलना है तो नहीं निकलना है, तो हमको थोड़ा सख्ती से पालन करना पड़ता है। और ये सख्ती, कानून के पालन में जब सख्ती बरतते हैं तो उसी जद्दोजहद में जो क्षोभ हो जाता है जनता के अंदर पुलिस के प्रति, तो वही खराब छवि का भी एक उदाहरण हो जाता है। अब आप निकलोगे, नहीं मानोगे, बारंबार निकलोगे, तो पुलिस को कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। और फिर मान लो अगर उस चीज़ को आप पब्लिसाइज कर दोगे, उसको आजकल सोशल मीडिया का ज़माना में बहुत 1 मिनट में बहुत चीज़ें, कई बार गलतियाँ नहीं भी होती तो भी पुलिस उसके लिए जिम्मेदार हो जाती है। यदि हमारा कोई चेक नाका लगा हुआ है और हमसे डर के कोई भाग रहा है, हमने कुछ नहीं किया, डर के भाग रहा है, उसकी गाड़ी फिसल गई, वो गिर गया। अब इसमें भी लोग पुलिस को दोषी कर देते हैं कि पुलिस खड़ी थी तो हम भाग रहे थे। अरे भाई, आप आइए, अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सही होगा तो हम आपको क्या, हमारा तो कार्य है रोकना, आपको चेक करना। यदि आप कानून के अनुरूप, नियमों के अनुरूप होंगे तो हम थोड़ा उसमें कुछ करेंगे। और कई बार ऐसा होता है, जैसे कि ये चालानी कार्रवाई का हम उदाहरण दें, चालानी कार्रवाई 100 रुपये से लेके, अब जैसा आपका वो बनता होगा चालान। जी, मैं चालानी कार्रवाई से पहले आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि कोरोना के समय पे हम लोगों के पास वीडियो की सुविधा थी, हम लोग कुछ वीडियो में देखते थे, घर से तो निकल नहीं पा रहे थे, मोबाइल था, वीडियो आ जाते थे, उसमें देख लेते थे। चैलेंज एक खाली सड़क पे कितना बड़ा हो सकता है? जब जनता चल रही है तब तो चैलेंज है, एक खाली सड़क पे पुलिस का सिर्फ खड़े रहना कितना बड़ा चैलेंज था? खड़े रहना सबसे बड़ा चैलेंज। खड़े रहने में ये है कि एक तो आपको खड़े रहना, आपका खुद का एक तो फिजिकल चैलेंज है सबसे बड़ी बात, क्योंकि धूप है, छाया है, आपकी फिजिकल क्षमताएं हैं भाई, 3 घंटे 4 घंटे। हमारे में ओल्ड भी हैं, यंग भी लड़के हैं। अब जो ओल्ड है उनकी अलग क्षमताएं हैं, तो सबसे पहले तो खड़े ही रहना सबसे बड़ी एक चैलेंज है। उसके बाद हमको ये भी चेक करते रहना है कि कोई निकल तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा, कोई अवैध कार्य तो नहीं हो रहा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोरोना काल की ही बात है, एम्बुलेंस में लोग शराब सप्लाई कर रहे थे।
तो इन सब, अब हमको एम्बुलेंस को रास्ता देना अलाउड था कि हम एम्बुलेंस को छोड़ना है, लेकिन अब जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ते हैं तो अपराधी प्रकृति के लोग जो हैं उसमें भी लूप होल्स ढूंढ लेते हैं। अब उनको मालूम है कि एम्बुलेंस को जाना अलाउड है, तो उन्होंने उसकी जो अवैध बिक्री है, अवैध उसका जो परिवहन है, वो एम्बुलेंस के माध्यम से चालू कर दिया। तो ये सब चीज़ों को देखना रहता पड़ता है। इसके ऊपर से हमको वरिष्ठ अधिकारियों से समय समय पर निर्देश मिलते रहते हैं, हमारे रेडियो सेट्स हमारे पास रहते हैं, तो उन चीज़ों को देखते रहना पड़ता है। अब मान लो खाली सड़क तो है, परंतु अगर कोई चीज़ हमको दिखी, कोई ऐसा वाहन दिखा संदिग्ध, कोई व्यक्ति दिखा संदिग्ध जो एक चेक पॉइंट से निकला, और उस चेक पॉइंट पे ऑब्वियसली उस टाइम पे हमने सिर्फ उसको नोटिस कर पाए, और जब तक हम पकड़ते वो निकल गया, तो सबसे पहले हमको अलर्ट होना है। तो हम जहाँ भी खड़े हैं तो सब पूरे चेक पॉइंट्स हमारे अलर्ट होंगे कि ये यहाँ से निकल रहा है भाई, ये वाले चौराहे पे या ये वाले चौराहे पे, या यहाँ से निकल सकता है। तो हमको वहाँ अलर्ट रहना पड़ता है, देखना पड़ता है। अगर गाड़ी का नंबर दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो गाड़ी का कलर क्या है, कितने लोग बैठे हैं, क्या पहना है, किस एज के आसपास के लोग हैं, उनको हमको देखना रहता है, उनको पकड़ना रहता है। अब वो जैसे मैंने एम्बुलेंस की बात करी, तो जहाँ पर ये चीज़ नोटिस की गई थी वहाँ नहीं पकड़ी गई है, उसके आगे वाले चौराहों पे जब हमने उसको चेस किया तब हम उसको पकड़ने में सफल रहे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। खाली सड़क पे भी चैलेंजेस हैं। वही जानकारी में चाह रहा था, क्योंकि हमें जो लग रहा था देख के कि खाली सड़क पे ज़्यादा चैलेंज है इनके लिए। जब हम लोग होते हैं, हम लोग देखते हैं, तब इतनी चीज़ें जो हैं सरल दिखती हैं देखने के हिसाब से। इसमें एक छोटी सी मैं आपसे, इन सब चीज़ों के बीच में हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार हम सख्त होके ऐसी चीज़ ना कर दें जो हम पर उल्टा पड़ जाए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब कई बार सख्ती में ऐसे भी होते हैं इंसिडेंट्स की कई बार पुलिस और आम जनता के बीच में झड़प हो जाती है। तो जब तक जनता अगर हावी है तब तक ठीक है, पुलिस अगर हावी हो जाती है तो वो बड़ा मुद्दा बन जाता है। उसमें उल्टा दाव हमारे ऊपर पड़ जाता है, हमारे ऊपर विभागीय कार्रवाइयाँ या ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिर हमको झेलनी पड़ती हैं। तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ। कन्हैया जी, एक मतलब हम लोग देख रहे थे, आपने जैसा बताया कि कोरोना के समय पे खाली सड़कें भी खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई थी। लोगों का ना होना भी एक चैलेंज होता है, और उससे परिस्थिति को संभालना उससे बड़ा चैलेंज होता है। इसमें एक सिपाही के तौर पे तो आपने अपनी भूमिका बता दी। मैं जानना चाहता हूँ, इस सिपाही के पीछे का सेनापति कौन था? सेनापति का एक मोटिवेशन होता है, वो सिपाही जब तक खड़ा नहीं होगा, जब तक सेनापति उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, सेनापति उनके लिए खुद नहीं लड़ेंगे। ऐसे सेनापतियों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे आपसे, जिन्होंने मोटिवेट किया, जो खुद भी आगे आए, आपको भी आगे किया। बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए क्या होता है, जब हम अपना कार्य करते हैं तो हमको अपना कार्य सबसे भारी लगता है, और ऐसा लगता है कि हम सबसे ज़्यादा तो हम ही कर रहे हैं। लेकिन रोल सरकार से लेके जो अंतिम सिपाही है उस तक का बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगातार समय समय पर हमको निर्देशित करते रहते थे कि क्या करना है। इसके अलावा अगर हम 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको 10 घंटे करना पड़ता था। उनको खैरियत रिपोर्ट लेनी पड़ती थी कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसके अतिरिक्त हमारे जो कप्तान साहब हैं, एसपी साहब, वो स्वयं, आपने पढ़ा होगा, कोरोना काल में खुद सड़कों पे, चौराहों पे आके खुद भी चेकिंग की उन्होंने। ये हमारा मोटिवेशन का स्रोत रहता है, ये हमारा प्रेरणा का स्रोत रहता है। ये हमको प्रेरणा देता है कि हमारे सर खुद ही आ रहे हैं हमारे साथ ड्यूटी करने, तो हमको तो करना ही चाहिए। और उनके निर्देशों का बिल्कुल सख्ती से पालन हमने करवाया। और जो भी और सिर्फ हमारे पुलिस स्टाफ नहीं, कलेक्टर साहब का काम, कलेक्टर साहब के अलावा जो ऊपर हमारे मुख्यमंत्री साहब, मंत्री जितने हैं, और हमारा PHQ, मतलब PHQ से जो निर्देश जारी होते थे फिर वो सबके लिए बराबर और सबके लिए इक्वल, सबको जो करना है, सबके कार्य निर्धारित हैं, भाई आपको ये करना ही। जी हाँ, जी हाँ। बहुत अच्छा लगा कन्हैया जी। और इस पूरी बातचीत में मैं चाहूँगा कि आप अपने कुछ अंतिम शब्दों के साथ जो है हमारी जनता को बताएं कि कैसे वो अपने लिए आगे पुलिस को क्या समझें, कैसे समझें, और आपके और उनके बीच में अगर कोई बीच की ऐसी छोटी सी भी कड़ी है जो कमज़ोर है, उसको मजबूत कैसे किया जा सके। देखिए, जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो दोनों तरफ से होती है। अगर हम अपने कार्य में सफल रहे तो इसमें जनता का भी योगदान बराबर है। जी हाँ। कुछ एक जो लोग थे जिन्होंने नहीं माना, उनको हमने ठीक कर दिया तो वो ठीक हो गए। बाकी जो डिसिप्लिन जनता है उनका जो सपोर्ट था वो इम्पोर्टेंट है। मान लो सरकार ने कह दिया कि घर के बाहर नहीं निकलना है, इक्का दुक्का लोग निकले, हमने उनको संभाल लिया
लेकिन अगर वही सैकड़ों निकल आते तो बड़ा मुश्किल होता। तो जनता और पब्लिक और पुलिस के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको कम किया जा सकता है सिर्फ एक्सपेक्टेशंस लेवल की। एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आप बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा पुलिस के साथ। पुलिस क्योंकि पहले से ही अब आप जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं वो पता नहीं कितने देर से ड्यूटी कर रहा है, कब से परिवार से नहीं मिला है, कब से सोया नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपको रिप्लाई ना मिले जो आप चाहते हैं। कई बार आपको बिहेवियर रूड भी लग सकता है पुलिस का, लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो पब्लिक नहीं समझती है। इसके कारण जो है तो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। और जो मेरा अंतिम संदेश, खासकर क्योंकि ये गौतम अकेडमी का प्रोग्राम है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा देखेंगे, स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए, देख लिया मैंने जो बताया, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं। बहुत ज़्यादा अनुभवी तो नहीं हूँ, अभी 4 साल के लगभग 5 साल के लगभग हो रहा है मुझे इस सेवा में, लेकिन जो मैं 5 साल में समझ पाया हूँ वो मैंने बताया है। तो अगर आप इन सभी चुनौतियों के लिए तैयार हैं तो आप बिल्कुल, आपका स्वागत है। वैकेंसीज़ बिल्कुल आएंगी, आप उससे निस्फिक्र रहिएगा। वो तो आपके, जब मैंने पहले ही बोल दिया कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में मत सोचिए, लेकिन आप लगे रहिए। अगर आप इन सब चैलेंजेस के लिए तैयार हैं तो आइए, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आप जिस भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता आप ज़रूर हासिल करेंगे। गौतम अकेडमी से जुड़े रहें, पढ़ाई से जुड़े रहें। बेस्ट ऑफ लक। तो ये है हमारे साथ कन्हैया जी, जो आज अपना बहुत ज़रूरी समय निकाल कर हमारे साथ थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करने के लिए आए हुए थे। आगे भी हमारे इस कार्यक्रम की कड़ियाँ जारी रहेंगी। हम चाहते हैं कि हम समाज के उन तबकों को आपसे मिलवाएं, उन लोगों को आपसे मिलवाएं जिन्होंने छोटे छोटे अपने प्रयासों से एक सफलता हासिल करी है। बहुत छोटे प्रयासों से भी एक बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ा करने के लिए कुछ बहुत बड़ा प्रयास ही करना होगा। हमारी कोशिश यही आपको समझाने की आगे भी लगातार जारी रहेगी, और इस कोशिश में हम अगली कड़ी में आपको एक और नए व्यक्ति से मिलवाएंगे। वह शहर के होंगे या शहर के बाहर के होंगे, अगली कड़ी में हम जानते हैं। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप तक हम एक वो मैसेज पहुंचा सकें जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। नमस्कार, मैं आकाश शर्मा। आगे आपसे मुलाकात के लिए इजाज़त चाहता हूं।